नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी एसएससी की सीरीज चल रही है एसएससी एग्जाम हेतु, ये आपको सीपीओ जीडी है ना, सीपीओ जीडी सीएचएसएल आता है कि एग्जाम, सीजीएल होता है, ये जो भी एसएससी की एग्जाम्स होती है सभी जगह आपको एप्लीकेबल है, हर जगह काम आएगी। एसएससी की आपने सिलेबस समझ लिया तो आधा प्रॉब्लम जीके जीएस में ख़त्म हो जाती है। आप किसी भी एग्जाम के लिए क्वेश्चंस को उठा के देखिए, ये नहीं कि आप सीजीएल देने जा रहे हो तो 5 किलो वाला क्वेश्चन पूछेगा और एमटीएस देने जा रहे हो तो आधा किलो वाला पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। एसएससी की सिलेबस एक ही है, हाँ किसी डीप थोड़ा पहले ऐसा पूछता है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आप लोग तो समझदार हो तभी तो एसएससी की तैयारी कर रहे हो, है ना। चलिए, ये जो है इस सीरीज में टोटल 35 वीडियो आएगी, जैसा कि हमने कहा था। आज ये 9वीं वीडियो है। सभी वीडियो में जो भी प्रश्न होते हैं उनके कई सारे एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं। ये एक्स्ट्रा फैक्ट ऐसा ही मैं दूंगा जो आपके एग्जाम के अंदर सीधे नजर आएंगे और आते ही रहे हैं, तो एक्स्ट्रा फैक्ट को नजरअंदाज नहीं कीजिएगा, भगा के वीडियो नहीं देखिएगा, टाइम हो तभी देखिए। और मैंने आपसे यही कहा है कि सीरियस बच्चे ही क्लास अटेंड करें भाई, है ना, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि सिर्फ आप देखो और आपको काम ना आए फिर आप दुनिया जगह बोलो कोई फायदा नहीं। ऐसा नहीं, आप पूरा देखो, एग्जाम दे के आओ फिर बताओ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है हमारा, मौनी और बोहदा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। देखिए, आजकल जो लुसेंट में आपका आर्ट एंड कल्चर सेक्टर है, बहुत सारे चीज लुसेंट के बदल गए, लेकिन जो आर्ट एंड कल्चर है वहां से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आजकल जो मार्केट में डिमांड कर रहा है एग्जामिनर, उस हिसाब से आपको चलना होगा। तो जो मौनी और बोहदा है ये महाराष्ट्र के लोक नृत्यों में से है। महाराष्ट्र के अन्य लोक नृत्य और त्योहार में आएंगे तो सबसे पहले धनगरी गजा, इसके अलावा दशावतार, लावनी, है ना, पोवडावा, तमाशा, कोली डांस, लेजिम डांस और गोंदल डांस, ये सभी के सभी महाराष्ट्र के जो है आपके फोक डांस का फॉर्म है, ठीक है। एक और होता है फुगरी भी यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन फुगरी में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है, मैं थोड़ा आगे बता देता हूँ आपको, है ना। देखिए, फुगरी में अगर महाराष्ट्र भी ऑप्शन में है और गोवा भी ऑप्शन में है तो गोवा को सिलेक्ट करें, ना कि महाराष्ट्र को। अगर गोवा ऑप्शन में नहीं दिया है और आपसे पूछा है कि फुगरी कहाँ का डांस है तो महाराष्ट्र को टिक करके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। इसके अलावा गोवा की प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? सिमगो है ना, तरंग मेल, चिकल कालो, फटोरपा जात्रा, सोजो और फुगरी, ये सभी के सभी गोवा में त्योहार और लोक नृत्य है, ये सब ध्यान रखेंगे, है ना। देखिए, जात्रा से मैंने आपको बताया है कि खाली यात्रा पूछेगा तो पश्चिम बंगाल है ना, खाली यात्रा, धनु यात्रा और जगन्नाथ रथ यात्रा, है ना। तो ये जो है आपका ये दोनों कहाँ पे है? उड़ीसा में है। देखिए, भगवान जगन्नाथ के सम्मान में उड़ीसा में तो रथ यात्रा निकाले ही जाते हैं। इस प्रकार के त्योहार आपके छत्तीसगढ़ में भी मनाए जाते हैं, सेम टू सेम, लेकिन छत्तीसगढ़ का थोड़ा कम पॉपुलर है। और इस बार का एसएससी एमटीएस में यही पूछा था कि उड़ीसा के जैसा किस अन्य राज्य में, है ना, जगन्नाथ के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है, तो छत्तीसगढ़ आंसर होगा, ठीक है। इसके अलावा कर्नाटक, आज हमने इस साइड वाला लिया है, जो आपके पश्चिमी घाट के सहारे जो भी स्टेट है वहां की फोक डांस को देखेंगे तो कर्नाटक के प्रमुख लोक नृत्य में आएंगे तो करगा होगा, कुनीथा होगा, भूतकोला होगा, ये भूतिया वाला। इसके अलावा यक्षगान, ये सभी के सभी कर्नाटक से जो है ताल्लुकात रखते हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा ओट्टम थुलाल और कथकली, ओट्टम थुलाच्छा कर्नाटक के अपना कोई पर्सनल जो है भैया ये नहीं है, लेकिन जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उगादी के नाम से हम सेलिब्रेट करते हैं नववर्ष, तो कर्नाटक के किसी विशेष रीजन में यही नाम से कर लिया जाता है, तो इन्हें भी नववर्ष में उगादी ही जानेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ओट्टम थुलाल, कथकली, है ना, मोहिनीअट्टम, ये तीनों जो है केरला से संबंधित है, जिसमें कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों आपका क्लासिकल डांस है और ओट्टम थुलाल जो है आपका फोक डांस है। कथकली में पूछा जाता है और मोहिनीअट्टम में भी पूछा जाता है कि ये किस प्रकार के डांस है। तो मोहिनीअट्टम में तो आपको सीधे गॉड का नाम पूछा जाता है, भगवान विष्णु से जो है संबंधित है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, है ना, भगवान विष्णु से संबंधित है मोहिनीअट्टम, मोहिनी स्वरूप का जो है इसमें किया जाता है पूजा। इसके अलावा महाराष्ट्र में नव वर्ष को हम गुड़ी पाड़वा के नाम से जानते हैं, और मकर संक्रांति और नव वर्ष की ऐसी त्योहार होती है इंडिया में कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जानते हैं। बहुत पहले हम आपको कई बार समझा चुके हैं। 2011 जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र दूसरी सबसे अधिक जनसंख्या रखती है अपने अंदर, और यूपी सबसे अधिक जनसंख्या रखने वाला प्रदेश था 2011 में। महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र से गुजरात अलग हुआ था 1960 में, 1 मई 1960 को, इसीलिए 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात दोनों अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में पश्चिमी
घाट के प्रमुख बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट JNPT ट्रस्ट स्थित है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, सेबी, SBI, ये सभी का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? मुंबई के अंदर मिलेगा। तो ये सब था जी ना पहला क्वेश्चन। अगला है जनवरी 2023 को नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकी की विधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मुख्य प्रौद्योगिकी विद इस प्रकार का ये है ना। तो ये जो नियुक्त किया गया है नाम है इंडियन AC चरनिया, तो इसको जो है नियुक्त किया गया है। तो इसीलिए हम ये क्वेश्चन रखें। आजकल नासा इसरो काफी आपके एग्जाम में आ रहा है। कल भी आपने देखा कि IB का एग्जाम था, वहां भी काफी जो है नासा इसरो से 2 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो AC चरनिया को जो है आपको नासा के अंदर नियुक्त किया गया है मुख्य प्रौद्योगिकी विद के रूप में, ठीक है। नासा अंतरिक्ष एजेंसी है, किसका है? अमेरिका का है, आप सभी जानते हैं, है ना। इसके अलावा नासा के द्वारा सबसे पहले चांद पे इंसान को भेजा गया 1969 में, अपोलो सेकेंड कहिए या फिर कहीं कहीं इस प्रकार से भी लिखा रहता है भाई, अपोलो इस प्रकार से। अब हम इसे क्या समझे, सेकेंड समझे कि 2 समझे रोमन में, या फिर 11 समझे, चलो ठीक है इस प्रकार से। तो अब अपोलो सेकेंड यहाँ पे इस प्रकार से, तो इसमें भेजा गया चांद पर, ठीक है। और पहला जो यात्री था क्या है? नील आर्मस्ट्रांग गए थे चांद पे, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अभी इसरो जो है चांद पे मानव सहित यान नहीं भेजा है, और ये प्रोग्राम चल रहा है कि 2024 में ही गगनयान नामक जो है आपका ये चल जाएगा, मतलब प्रोजेक्ट चलाया जाएगा जो मानव सहित आपका स्कीम होगा इसरो का, ठीक है। इसके अलावा वर्तमान में सबसे पावरफुल दूरबीन जो जेम्स वेब है, जो किसको रिप्लेस किया है? एडविन हब्बल को। पहले एडविन हब्बल जो है सबसे पावरफुल दूरबीन हुआ करता था, अब इसे रिप्लेस करके जेम्स वेब को लगाया गया है। तो ये भी किसकी पहल है? तो ये भी नासा की है। इसरो और नासा का संयुक्त प्रोग्राम जो आपका निसार कहलाता है, इसका फुल फॉर्म कल आपके IB के एग्जाम में आया था, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह, ठीक है। तो ये इसरो और नासा का संयुक्त क्रियाकलाप है। इनके अलावा इसरो 2008, 2019 और 2023 में क्रमशः चंद्रयान फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों को लॉन्च किया गया। और चंद्रयान थर्ड जो है इसके मैनेजिंग डायरेक्टर या मुख्य जो आपका निर्देशक थे कौन थे? रितु करिगल मैडम। इसके अलावा इसरो ने शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए शुक्रयान प्रथम लॉन्च किया है। सूर्य मिशन आदित्य L1 जिसे किस व्हीकल से ले गया? तो LV-M3 से ले जाया गया है। आपको PSLV GSLV का फुल फॉर्म नहीं भूलना है, क्योंकि अभी भी पूछेंगे, भले उसकी यूज नहीं हुआ इसमें तो क्या हुआ। इसके अलावा 2024 में गगनयान लॉन्च किया जाएगा इसरो, जो मानव सहित इनके प्रोग्राम होंगे। इसरो ने स्पेस ऑन व्हील्स प्रदर्शनी हेतु भारतीय विज्ञान भारती के साथ यानी विभा के साथ जो है समझौता किया है। ये क्वेश्चन मैं कल या परसों भी बताया था, फिर से इसरो की जिक्र आया है, रख दिया हूं। इसरो की मास्टर फैसिलिटी केंद्र कहां है? तो ओल्ड वाला है आपका कर्नाटक के हासन में, और नया जो है इसका ऑफिस ये आपका भोपाल में भी इस प्रकार की कार्यों को अंजाम दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा इसरो के बारे में था। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में जनहित याचिका की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? आप आए दिन सुनते होंगे, पेपर वगैरह में ये चीज लिखा हुआ देखे होंगे, याचिका दायर। तो ये जनहित याचिका जो है ये वाली अवधारणा कहाँ से लिया गया है? याचिका दायर करना एक अलग चीज है, ये जनहित याचिका एक अलग चीज है। तो ये आपका अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका के संविधान में जो है प्रस्तावना के शब्द लिए गए हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और अमेरिका के संविधान से और कितने चीज लिए गए हैं? तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंसी रखने वाली मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भाग 3 में रखे गए हैं और 12 से 35 तक के आर्टिकल को कवर करते हैं। न्यायपालिका है ना, स्वतंत्र न्यायपालिका भी लिए गए हैं आपके अमेरिका के संविधान से। न्यायिक पुनरावलोकन लिए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय एवं हाई कोर्ट दोनों के न्यायाधीश को पद से हटाए जाने की जो प्रक्रिया है, साथ ही साथ राष्ट्रपति को जो पद से हटाए जाने की प्रक्रिया जिसे महाभियोग कहते हैं, साथ ही साथ उपराष्ट्रपति का पद, तो ये सभी के सभी आपको कहां से लिया गया है? तो अमेरिकन संविधान से लिया गया है। इसके अलावा ब्रिटेन के संविधान से विधि का शासन है ना, विधि का शासन, संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, ये सभी के सभी आपके ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने बात ये है कि भैया की जो विधि का द्वारा स्थापित प्रक्रिया है
है ना। तो ये जापान के संविधान से लिया गया है। तो ऐसा नहीं कि विधि शब्द देखा या कानून शब्द देखा सीधे ब्रिटेन मार दिया, गलती हो जाएगा। एग्जामिनर ये भी पूछता है कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो जापान के संविधान आपको आंसर करना है। कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था लिया गया है। इसके अलावा जो राज्यों में केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, यानी गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। प्रेसिडेंट मतलब केंद्र, मतलब यहाँ पे प्रेसिडेंट केंद्र को रिलेट कर रहा। तो केंद्र में जो प्रेसिडेंट है और राज्यपाल को नियुक्ति करते हैं राज्य के अंदर, और प्रेसिडेंट के प्रसाद पद पर्यंत पद को भी धारण करते हैं। तो ये जो फैसिलिटी है नियुक्त करने वाली, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा जो आपका अवशिष्ट शक्ति है जो केंद्र में निहित होती है, ये भी कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। अब ये अवशिष्ट शक्ति क्या होता है, तो देखिए अपने संविधान के अंदर 3 प्रकार की सूची का मैनेजमेंट किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। बहुत सारे ऐसे विषय हैं, जैसे संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में आपके 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में आपका 52 विषय है। इन तीनों को जोड़ने के बाद ऐसा तो नहीं कि पूरे क्रियाकलाप इतने ही 200-250 के करीब चीज में जो है आपको सलट जाएगा, 200-250 होगा, है ना। तो इतने में तो नहीं होगे। तो जो कुछ छूट गया इनके अलावा, जिसे अभी तक इन सूची में नहीं डाला गया है, तो उन पे कानून बनाने या फिर उसे देखरेख का अधिकार क्या किसके पास है, केंद्र के पास संरक्षित है। तो जो चीज अभी तक इसमें नॉमिनेट नहीं हुआ उसी को अवशिष्ट शक्ति नाम दिया गया है। ठीक है भाई। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के संविधान में, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची अभी जो हमने बात करा, तो ये जो आपका कंकरन लिस्ट है ये आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, प्रेसिडेंट, और अध्यक्षता कौन करते हैं, स्पीकर। इसमें किस आर्टिकल का प्रयोग होते हैं, तो 108 आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, तभी दोनों बैठते हैं। ठीक है, और ना तो ये कहाँ से लिए गए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। साथ ही अभी आपने प्रस्तावना के शब्द देखे थे, तो यूएसए के संविधान से लिया गया था। अब यहाँ पे प्रस्तावना की भाषा है, तो ये अगर ऐसा लिखा है कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिए गए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से काफी मेलजुल खाते हैं प्रस्तावना की भाषा। अब हमारा जैसे प्रस्तावना स्टार्ट होते हैं हम भारत के लोग, तो अमेरिका में ऐसे थोड़ी होगा हम भारत के लोग, हम अमेरिकन ऐसे होंगे भाई। तो बस समझना है आपको भाई, अपनी रोल नंबर अपने कॉपी पे लिखोगे ना, कि अगर नकल करो तो दूसरे का लिख दोगे, तो ऐसे ही समझ रहे हैं, इस प्रकार से। इसके अलावा आयरलैंड के संविधान में तो क्या समझे आपकी प्रस्तावना के शब्द अमेरिका से, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति तथा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है। अभी आपने राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन जो जिसे मनोनीत करते हैं ना 12 सदस्य प्रेसिडेंट के द्वारा, तो ये आयरलैंड से है। इसके नीचे देखिए राज्यसभा में जो आपका मतलब चुनावी प्रक्रिया होती है, यानी सदस्यों का निर्वाचन होता है राज्यसभा के अंदर, तो ये पद्धति आपका साउथ अफ्रीका से लिया गया और मनोनयन वाला लिया गया कहां से, आयरलैंड से। साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन की व्यवस्था भी ली गई है जो आर्टिकल 368 में है। ठीक है। भारत के संविधान में अनेक देशों के स्रोत लिए गए हैं, फिर भी सबसे अधिक स्रोतों को कहां से लिया गया है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रेरित है हमारा भारतीय संविधान। हमारे भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है आपको बता दिया था कि, है ना, हल्का कठोर हल्का लचीला, यानी न तो पूर्ण रूप से सख्त है न तो पूर्ण रूप से ढीले हैं, है ना, मतलब मीडियम वाला है। इसके अलावा दुनिया में सबसे बड़ी लिखित संविधान है भारत का, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और जो हाथ से लिखने का काम किए थे उनका नाम है प्रेम बिहारी रायजादा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। बाद बाकी संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर साहब को कहा जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के थ्रू ही संघीय न्यायालय का गठन 1937 में करा गया था, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसी के अधिनियम में जो है भारत से म्यांमार भी अलग हो गया था। प्रसिद्ध पुस्तक ये प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर किसने लिखा है, तो ये प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर के लेखक हैं एडमिरल सुशील कुमार। अब एडमिरल है तो भारतीय सेना के किस विभाग में होंगे आप समझ गए होंगे। एडमिरल जो होता है एक लेफ्टिनेंट होते हैं और एक आपका जनरल होते हैं, है ना। तो ये सब जो है और भी अधिकारीगण होते हैं, लेकिन ये एडमिरल लगते ही आप समझ गए होंगे कि ये थल सेना में के होंगे, वायुसेना के या फिर जल सेना के होंगे। ठीक है। भारतीय सेवा के पूर्व जो है आपके अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, ये तो अभी बहुत कम दिन पहले ही थे, मतलब अभी लेटेस्ट ही आप याद ही होगा चेहरा। तो इनके द्वारा अभी एक पुस्तक रिलीज किया गया है, अभी 1 महीना नहीं हुआ है,
4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जो 4 स्टार होते हैं ना, ये वाली स्टार है ना, तो इसकी डेस्टिनी मतलब गंतव्य होता है। एन ऑटोबायोग्राफी, यानी खुद में ही ये किताब लिखे हैं, तो इनमें ध्यान रखना है और ये किताब छपेंगे जरूर। एक तो सेना के ऊपर एक इतनी बड़ी हस्ती के द्वारा रिलीज किया गया किताब, तो क्यों नहीं छपेंगे आपके एग्जाम में। तो इसे VVI करके कहीं साइड में लिख लीजिएगा, भले आप PDF लो ना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लिख लीजिएगा, एक क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा PDF के बारे में बता दूं। देखिए, PDF से कोई भी जानकारी चाहिए आपके 93 है ना 72 69 32 और 25, ये मोबाइल नंबर है। इस पे आप जो है व्हाट्सअप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, या फिर इसी व्हाट्सअप नंबर का डायरेक्ट लिंक क्रिएट करके आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कोई भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिलेगा, आप क्लिक करके बात कर सकते हैं, PDF के बारे में वहीं जानकारी मिलेगी। अक्रॉस द बेंच नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल ज्ञान भूषण। आज जो भी सेना में रहते हुए अधिकारीगण जो किताब लिखे, उनकी किताब को मैं यहाँ पे लेकर के आया हूँ। एन इंडियन आर्मी स्पाई इन द पाकिस्तान, ये इनके लेखक है प्रमुख राइटर खुशवंत सिन्हा। बहुत सारे पुस्तक लिखे हैं खुशवंत सिन्हा। जनरल GD बख्शी के द्वारा लिखा गया पुस्तकों में से सरस्वती सिविलाइजेशन काफी बार पूछा गया है। द राइज ऑफ इंडियन आर्मी, तो ये सभी के सभी GD बख्शी साहब लिखे हैं। ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक अभी 1.5 साल पहले ही जो है इसको विमोचित किया गया, अश्वनी भटनागर के द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है, ठीक है। बाद में की उरी भी लिखा गया है बिहान के द्वारा। तो ये सब जो है थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, सेना के ऊपर भी किताब का है ना। इनके अलावा स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी के मूर्तिकार कौन है? स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी सबसे पहले आपसे अभी पूछा गया था कि ये कहाँ पे है, तो ये बेंगलुरु में है ना। और ये जो है आपका राम सुतार के द्वारा डिजाइन किया गया है। राम सुतार बहुत ही फेमस मूर्तिकार है, जो आपके स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार भी हैं, जैसा कि यहाँ आप निचले स्लाइड में देख पा रहे होंगे। ये जो आपका स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी माने समृद्ध, ये आपका कहाँ है? कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित 108 फीट ऊंची श्रीनाथ प्रभु केम्पागोडा का प्रतिमा है, तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा स्टेचू ऑफ यूनिटी आपको रीड करना है। राम सुतार इनके मूर्तिकार है। ये गुजरात के केवड़िया, अब इसका बदला हुआ नाम एकता नगर है, जहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा जो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, और ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है वर्तमान में, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। नई संसद भवन के वास्तुकार कौन है? तो बिमल पटेल है। और राम भवन के वास्तुकार, राम भवन नहीं, राम मंदिर जो अभी उद्घाटन होंगे 22 तारीख को, तो इनके जो मूर्तिकार हैं या फिर डिजाइनर हैं, ये चंद्रकांत सोमपुरा साहब, तो इनको भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हाल में ही गुजरात के गांधीनगर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की ऊंची प्रतिमा, 15 फीट की ऊंची प्रतिमा है, ये ज्यादा नहीं है, तो इनका अनावरण जो है 2023 में अमित शाह किए हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ये करेंट से है, बहुत ही हालिया बात है ये। तो अगर आपसे पूछे कि हाल में ही गुजरात की किस जगह पे अमित शाह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया, तो गांधीनगर बताइएगा। इसके अलावा अगस्त 2023 आयरलैंड दौरे के लिए भारतीय टीम जो है T20 वाला टीम जो हुआ आयरलैंड के साथ, तो उस T20 टीम के कैप्टन किसे नियुक्त किया गया था? ऐसे क्वेश्चन SSC काफी पसंद करते हैं आपके को एग्जाम में, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो ये जसप्रीत बुमराह को जो है T20 का कैप्टन बनाया गया था आयरलैंड दौरे के लिए, और ये सीरीज 2-0 से जीत गया, और तीसरी मैच जो है बारिश के वजह से बाधित हो गई थी। नवंबर 2023 में साउथ अफ्रीका टूर पर T20 टीम के कप्तान में सूर्य कुमार यादव को नियुक्त किया गया था, और साउथ अफ्रीका में जो ODI क्रिकेट हुआ उसमें KL राहुल को जो है कप्तान के तौर पे चुना गया था, ठीक है ना। इसके अलावा जो है अभी कल देखे, कल का मैच बहुत खतरनाक था भाई, है ना, 22 रन पे 4 विकेट, है ना, और उसके बाद जो दोनों ठीक गया तो फाइनल करके गया, मैं तो रिंकू और रोहित भी, है ना। इसके अलावा अनंतपुरा का प्रसिद्ध झील मंदिर ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका केरल में स्थित है। केरल के सबरीमाला मंदिर भी है। सबरीमाला मंदिर जो है ये पेरियार टाइगर रिजर्व के समीप है। आज के लिए कि क्वेश्चन पूछने का अलग तरीका कि ये फलामा जो आपका ये वाला नेशनल पार्क है ये किस नदी के किनारे है, या फिर अमुक नदी के किनारे कौन सा नेशनल पार्क है, एक और ट्रेंड चल पड़ा है, ठीक है। तो केरल में सबरीमाला मंदिर जो है ये पेरियार टाइगर रिजर्व के पास है ना। इसके अलावा जो आपका इदुक्की परियोजना है
है ये केरल में, इडुक्की अंग्रेजी में लिख दूं तो ज़्यादा ठीक है, इडुक्की परियोजना जो है ये पेरियार नदी पर केरल में है, इसे भी ध्यान रखेंगे। बदकुनाथन मंदिर ये भी केरल में है, यहाँ पे त्रिशूर पूरम नामक त्यौहार मनाया जाता है। इसके अलावा अट्टुकल भगवती मंदिर केरला में है, मैं बताया था यहाँ पे महिलाएं अट्टुकल पोंगल मनाती है, वैसे पोंगल तमिलनाडु का है लेकिन अट्टुकल पोंगल कहेगा तो केरला हो जाता है। इसके अलावा ताली महादेव का मंदिर, बैकोम महादेव का मंदिर, ये सभी केरल में स्थित है। ठीक है भाई। इसके अलावा जैन धर्म से संबंधित कुछ बात कर लेते हैं। अभी जैन धर्म से कल क्वेश्चन एक आया था कि सबसे ज्यादा आबादी जैनों की कहाँ पे है, तो मैंने भी जैन धर्म से संबंधित यहाँ पे सभी थोड़े बहुत जो भी फेमस मंदिर है उनको रख लिया है। तो जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर ये बिहार में है, कहाँ पे है, बिहार के अंदर है। तीर्थ स्थान में बात करेंगे तो पारसनाथ की चोटी झारखंड, वहां पे भी जैन तीर्थ स्थान है, समेद शिखर नाम है उनका। पालीताना का जैन मंदिर ये गुजरात है, मेहसाना के पास। इसके अलावा राजस्थान में राजस्थान के माउंट आबू में भी जो है जैन धर्म के प्रमुख मंदिर है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा उड़ीसा में लिंगराज मंदिर है, कोणार्क मंदिर है, भगवान जगन्नाथ मंदिर है, उदयगिरी का गुफा है उड़ीसा में, है ना, उदयगिरी का गुफा मध्य प्रदेश में भी है। तमिलनाडु में प्रमुख बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने किया था। ये क्वेश्चन एवरग्रीन है, जब तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम वर्ल्ड रहेगा तब तक पूछता रहेगा। ठीक है। मीनाक्षी मंदिर भी तमिलनाडु में है, एरावतेश्वर मंदिर भी तमिलनाडु में स्थित है, तो ये सभी तमिलनाडु में है। कादरी मंजुनाथ मंदिर, गोमतेश्वर मंदिर ये कर्नाटक में स्थित है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। कटास राज मंदिर परिसर ये आपके पाकिस्तान में है, जैसा कि मैंने मौखिक रूप से पहले बता दिया था, आज लिखित रूप से बता देता हूँ। एक बात दोस्तों समझ लीजिए, मैं पढ़ाने वाला सिंगल हूँ, है ना, कोई और तो यहाँ पढ़ाता नहीं है। ठीक है, मैं अकेले ही फिलहाल पढ़ा रहा हूँ, आने वाले समय में हो सकता है कि कोई और हो, जब मतलब देखेंगे समय के अनुसार, लेकिन जहाँ तक है मैं कर पा रहा हूँ, अकेले ही करूँगा। तो क्या होता है कि मैं जो आपको एक बार आपको कंटेंट दे दूँ तो मुझे लगता है कि तुरंत रिपीट नहीं करना चाहिए, और मेरे मन में रहता है ये तो कल ही पढ़ाया हूँ। अब मुझे ये नहीं कि मैं किस क्लास में पढ़ाया हूँ, लेकिन लगता है कि कल ही पढ़ाया हूँ। तो आपको जो है पूरा कंटेंट को जरूर वॉच करना है, एक पूरी फायदा के लिए, है ना। बाद बाकी आप किस सीरीज की PDF लेते हो मतलब उतने मायने नहीं रखता, आप जिसकी PDF लोगे उसको आप रहेगा तो आप रिवीजन मारोगे, है ना। बाद बाकी कंटेंट आप पूरा देखो। इसीलिए मैं बोलता हूं कि डिस्काउंट में हमारी सारी एक्टिव क्लास की PDF ले लेना चाहिए आपको, क्योंकि 50, 60, 100 रुपये खर्च करने से अगर आपके पास एक बढ़िया कंटेंट अवेलेबल हो जाता है एग्जाम पास कराने लायक, तो हमारे हिसाब से घाटे का सौदा नहीं है। अगर आप छोटा सा एक 1 डे एग्जाम के लिए एक बुक खरीदने जाओगे ना कोई सा भी, तो मुझे नहीं लगता है 150 से कम में कोई बुक आजकल मार्केट में आती होगी, क्योंकि मैं बहुत दिन से खरीदा नहीं। ठीक है मेरे भाई, है ना। तो अगर 100 रुपये में आपको इतने सारे कंटेंट मिल जा रहे हैं जिसमें कुछ भी काटने छाटने की जरूरत नहीं, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, तो ये घाटे की सौदा बिल्कुल ही नहीं है। मेरे काल में ऐसा क्यों नहीं था, मैं यही सोचता हूँ। इसके अलावा बड्डादिल पुडियट्टविल धनंजय और शांता धनंजयन ये किस शास्त्रीय नृत्य के जुड़े जोड़ी है। ठीक है, इसका नाम है बत्रादिल पुडियट्टविल धनंजयन और शांता धनंजयन, भैया ऐसा ही नाम है साउथ में। तो ये किस नृत्य की जोड़ी है, तो ये भरतनाट्यम से जुड़ी हुई है। ठीक है, भरतनाट्यम से जुड़ी हुई है। भरतनाट्यम नृत्य के प्रमुख कलाकारों में राम वैद्यनाथन, टी बाला सरस्वती, रुक्मिणी देवी, है ना, रुक्मिणी देवी। इसके अलावा है ना रुक्मिणी, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह जो है अलग डांस भी कर लेती है, यामिनी कृष्णमूर्ति भी कुचिपुड़ी कर लेती है, और सोनल मानसिंह ओडिसी भी कर लेती है। कुमारी कमला फिल्म अभिनेत्री भी थी, और ये आपका जो है क्या बोलते हैं, ये भरतनाट्यम भी यही गई थी लंदन, है ना, एलिजाबेथ द्वितीय के ताजपोशी में 1853 में। MK सरोज, कमल नारायण, पद्मा सुब्रमण्यम, बैजंती माला, है ना, अमरबल वेल्ली और मलविका सरकार, लीला सैमसन। इसके अलावा नर्तकी नटराज का नाम कैसे भूल गया भाई, ये सबसे पहले इनको जरूर रखिए याद, है ना। 2019 में ये ट्रांसजेंडर महिला जो आपका शास्त्रीय नृत्य में पद्मश्री जीती। इसके अलावा मुथु कनमल इस प्रकार से नाम है भाई, मुथु कनमल, है ना, इस प्रकार से नाम है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये भी भरतनाट्यम से। इनके अलावा
भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसे सादिरट्टम भी कहा जाता है। इस नृत्य की उत्पत्ति या फिर इस नृत्य की स्रोत आप मान सकते हैं नाट्यशास्त्र और नंदिकेश्वर की, है ना। नंदिकेश्वर रचित आपका अभिनय दर्पण, कहाँ गया इधर, अभिनय दर्पण जो है स्रोत है और आपका नाट्यशास्त्र स्रोत है। तो नाट्यशास्त्र के लेखक भरत मुनि है और अभिनय दर्पण के लेखक जो है नंदिकेश्वर है। इसके अलावा कुचिपुड़ी नृत्य के प्रमुख कलाकारों में शोभा नायडू, गुरु वेम्पति चेन्ना सेत्यम, गद्दाम पद्मजा रेड्डी, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, है ना। यानी जो भी रेड्डी फैमिली है पहले आपको तो ले चलना है कहाँ पे, कुचिपुड़ी नृत्य के पास। इसके अलावा सत्यनारायण शर्मा, हलीम खान, मल्लिका साराभाई, एक मृणालिनी साराभाई इनकी माता की नाम है, ये मल्लिका साराभाई उनकी पुत्री की नाम है ना। इसके अलावा यामिनी कृष्णमूर्ति, है ना, अभी बताया ना यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम में भी आप देखे। दीपा शशि चंद्रन, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य में शुरू करने या फिर लोकप्रिय बनाने का श्रेय जो है सिद्धेंद्र योगी को दिया जाता है। तो ये आपका कुचिपुड़ी से कुछ था आपका मसाला, ध्यान रखिएगा। कुचिपुड़ी नृत्य को जो है एक ऐसा शास्त्रीय नृत्य है, इसे VVI करके रखेंगे। जैसा मेरा मन कह रहा है कि जब भी SSC की एग्जाम होगी ये क्वेश्चन छपेगा कि कौन से शास्त्रीय नृत्य, है ना, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया एक साथ 7,000 से अधिक कैरेक्टर नृत्य करके। तो ये है भैया कुचिपुड़ी नृत्य। कुचिपुड़ी नृत्य में 7,000 से अधिक बालिका एक साथ नृत्य करते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। इनके अलावा सत्रिया, यह असम के शास्त्रीय नृत्य है, सबसे लेटेस्ट शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। इसके शुरू करने का श्रेय श्रीमंत शंकर देव को, जो भक्ति आंदोलन से प्रेरित कैरेक्टर हैं, इनको दिया जाता है। कलाकारों में बात करेंगे तो जो भी गोस्वामी सरनेम होगा, जो भी बरबयान सरनेम होगा या फिर जो भी सैकिया सरनेम होगा, ये आपका जो है सत्रिया नृत्य में आप ले जाएंगे। रेड्डी सरनेम है तो आप कुचिपुड़ी में ले जाएंगे, महाराज सरनेम है तो आप तो तबला बजा लेंगे या फिर कथक नृत्य के पास जाएंगे, सिंह सरनेम है मणिपुरी नृत्य में चले जाएंगे। तो ये कुछ क्लू है जो आपके एग्जाम में काम आएंगे। अब देखिए मैंने अभी रिकॉर्ड वाला बात किया, एक ऐसे ही प्रश्न और है आपके एग्जाम में। एक दिन में 28 गाने गाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का कारनामा कुमार सानू जी ने किया था, है ना। इनके अलावा संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न अवार्डी कौन कौन है, तो सबसे पहले एम सुब्बा लक्ष्मी मैडम, कर्नाटक संगीत 1998, पंडित रविशंकर सितार 1999, बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर 2001 में इन्हें दिया गया था। इनके अलावा जो है आपका पंडित भीमसेन जोशी 2009 में, भूपेन हजारिका 2019 में। तो ये जो है संगीत के वो कैरेक्टर जिन्हें भारत रत्न दिया गया। राष्ट्रमंडल खेल में सर्वप्रथम व्यक्तिगत रूप से भारत के लिए गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी, देखिए मैं ये क्वेश्चन 2-3 दिन पहले भी बताया हूं, लेकिन मैं जानता हूं मैं कितना भी कर लूं बच्चे मेरा बात नहीं मानता। अगर कोई मान लीजिए SSC की तैयारी करता है तो सिर्फ यही वीडियो देखता होगा, जैसा मुझे लग रहा है, क्योंकि अगर ऐसा देखता होता तो दिख जाता है ना भाई कि देख रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन को वहां से लाके यहाँ भी पढ़ा रहा हूँ, ये वाली क्वेश्चन प्रॉपर, ठीक है, क्योंकि पर बताना जरूरी है। मुझे बताइए, ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक व्यक्तिगत वाला पूछ सकता है, तो क्या राष्ट्रमंडल खेल गुनाह किया है क्या, क्यों नहीं पूछेगा। तो मैं चाहता हूँ कि अगर नहीं भी देखो तो आप वंचित न रह जाओ, इसीलिए ये चीज यहाँ ले आया हूँ, मुझे लगा तो, है ना। तो ये मिल्खा सिंह है जो आपके राष्ट्रमंडल खेल में पहली बार गोल्ड दिलाया था भारत को। इसके अलावा मिल्खा सिंह क्या करते थे आप सभी जानते हैं ना भाई, तभी तो फ्लाइंग सिख नाम है इनका। इनके अलावा द रेस ऑफ माई लाइफ जो है ना, द रेस ऑफ माई लाइफ इनके किताब है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि मेरी जिंदगी की, है ना, क्या होता है रेस का, है ना, दौड़। इसके अलावा राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत 1930 में हैमिल्टन कनाडा से हुआ था। इस खेल को पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि किस गेम को पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम कहा जाता था। इस खेल में जो है भारत सेकेंड इवेंट यानी 1934 जो आपकी इंग्लैंड में हुआ था, इसमें भाग लेना स्टार्ट किया। और इसी इवेंट में पहली बार राशिद अनवर नाम के एक खिलाड़ी ने, जो भारत के तरफ से थे, कांस्य पदक प्राप्त किया। और मजे की बात यह है कि ये भी कुश्ती में ही प्राप्त किए, पहलवानी में ही प्राप्त किए। और ओलंपिक में भी हमें पहला व्यक्तिगत पदक जो है 1952 हेलेंसिकी ओलंपिक में, है ना, KD जाधव के द्वारा कांस्य पदक के रूप में कुश्ती खेल में ही प्राप्त हुआ। तो संजोग आप देख सकते हैं, ठीक है। इनके अलावा राष्ट्रमंडल खेल में भारत के पहली बार गोल्ड जीतने वाले मिल्खा सिंह तथा राष्ट्रमंडल खेल में सबसे सफल एथलीट
एथलीट कौन है? जसपाल सिंह राणा। ये 15 पदक जीते हैं राष्ट्रमंडल खेल में, इसके बराबरी अभी तक कोई नहीं किए हैं। इनके अलावा रूपा उन्नीकृष्णन राष्ट्रमंडल खेल में महिला में गोल्ड दिलाने वाली पहली महिला है, रूपा उन्नीकृष्णन, ठीक है ना। इसके अलावा ओलंपिक खेल में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत पदक केडी जादव हेलेंसिकी 1952 में ब्रॉन्ज मेडल कुश्ती के अंदर। ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से रजत पदक मेजर राजवर्धन सिंह राठौर 2004। एथेंस ओलंपिक 2008 में अभिनव बिंद्रा गोल्ड व्यक्तिगत रूप से निशानेबाजी में। इसके अलावा ओलंपिक में प्रथम महिला जिन्होंने पदक जीती कर्णव मल्लेश्वरी, भारोत्तोलन में ब्रॉन्ज मेडल सिडनी में हुआ था 2000 वाली ओलंपिक। ओलंपिक में पहला गोल्ड भारत को 1928 में हॉकी में मिला था एम्स्टर्डम ओलंपिक में, और उस ओलंपिक की कप्तानी कर रहे थे यानी हॉकी टीम के जयपाल सिंह मुंडा। राष्ट्रमंडल खेल 2026 ऑस्ट्रेलिया में होगी और राष्ट्रमंडल खेल 2022 इंग्लैंड में हुआ था, जहां भारत को 61 पदक के साथ चौथा स्थान हासिल हुआ था। इसके अलावा अशोक के गद्दी पर बैठने के कितने वर्षों के बाद जो है कलिंग युद्ध किया था, इस प्रकार से लिखिएगा, ठीक है। कलिंग युद्ध किया था या बौद्ध धर्म अपनाया था, दोनों बात बराबर ही होगा, क्योंकि कलिंग युद्ध के उपरांत ही अशोक जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था, ठीक है। तो दोनों का आंसर सेम ही होगा, तो ये 8 वर्ष होगा, ठीक है भाई, 8 वर्ष होगा। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का विजय का वर्णन मिलता है कि इसमें इन्हें विजय प्राप्ति हुई थी। ये कब होता है? 261 बीसी में होता है। बीसी मतलब ईस्वी से पीछे चलता है, ठीक है। अगर ज्यादा फिर समय बढ़ेगा तो ये बढ़ने के बजाय घटेगा, फिर घटते घटते 0 पर तब 1 से पॉजिटिव में चालू होगा, ठीक है। इसी युद्ध के बाद अशोक ने धर्म को अपनाया था, धर्म मतलब बौद्ध धर्म को अपनाया था, यहाँ धम्म लिखना चाहिए था। बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त नामक जो है भिक्षु से लिए थे। तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्रा में अशोक के समय ही हुआ था, और इसी तीसरी बौद्ध संगति के दौरान अधिम पिटिक नामक जो है बौद्ध ग्रंथ की रचना की गई थी। जो त्रिपिटिक है ना बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ, तो उसमें वो अधिम पिटिक भी है, तो इसकी रचना तृतीय बौद्ध संगति के दौरान किया गया था, और इस वाली संगति का अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस्स कर रहे थे, ठीक है। इनके अलावा 4 बौद्ध संगति भारत में अजात शत्रु के समय, पहला राजगिरी में, काला अशोक के समय, दूसरा आपका हुआ था वैशाली में, तीसरा अशोक के समय पाटलिपुत्रा में, और चौथा कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के समय हुआ था। माना जाता है कि 5वां बौद्ध संगति आपके कहाँ पे हुए? तो म्यांमार में हुआ था। मौर्य वंश की स्थापना नंद वंश की अंतिम शासक धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के प्रयास से किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर के राजदूत मेगास्थनीज रहा करता था, जिन्होंने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। मौर्य वंश के बारे में स्रोत से जानकारी आपको मुद्रा राक्षस और इंडिका से प्राप्त होती है ना। ये मैं अशोक के बारे में पढ़ रहा हूँ, तो थोड़ा सा मौर्य वंश के बारे में भी पढ़ लिया। इसके अलावा अशोक जो है, अशोक किसके पुत्र थे? तो बिंदुसार के पुत्र थे। इनके माता का नाम सुभद्रांगी, ठीक है। मौर्य वंश के तीसरे शासक बिंदुसार पिता और सुभद्रांगी माता। शुरू में मौर्य वंश 4 प्रांतों में विभक्त था, लेकिन जब कलिंग पर विजय हो गया तो मौर्य वंश 5 प्रांत हो गए। तोसली भी इसमें जुड़ गया। कलिंग की राजधानी तोसली हुआ करता था। अशोक के सभी प्रकार के शिलालेखों को अगर मिला दिया जाए तो टोटल नंबर ऑफ शिलालेख या फिर मतलब शिलालेख कहिए या फिर स्तंभ लेख कहिए, तो सभी मिला के कुल 33 है। कितने हैं? 33। ये भारत के साथ साथ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश इत्यादि पार्ट में भी फैले हुए हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अशोक ने शिलालेख के माध्यम से अपने आप को देवनाम प्रियदर्शी भी कहा है। इसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता जेम्स प्रिंसेप को मिला था। सांची का स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। तो ये कुछ अशोक, फिर इन्होंने बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र पुत्री को श्रीलंका भेजे थे। दंत क्षय नामक बीमारी किसके कमी से होती है? देखिए दंत क्षय आपके फ्लोरीन के कमी से होगी। आप जानते हैं कि दांत अन्य हड्डियों की बनावट में कैल्शियम और फास्फोरस का अहम योगदान है। आपसे डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि मानव की हड्डी बनी होती है, तो आप क्या बताते हो? ट्राई कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है, ठीक है भाई। तो कैल्शियम और फास्फोरस। विटामिन डी के कमी के कारण हड्डी की रोग होती है, जैसे आपका रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया रोग होती है ना। जो जोर्स पे रोग होता है ना, ज्वाइंट पे जो रोग होती है, ज्वाइंट पे, है ना, तो गॉट या गठिया रोग में ज्वाइंट में दर्द होता है, जो आपके यूरिक एसिड के कारण होता है। इसके अलावा हीमोफोलिया रोग में क्या होता है? ब्लड क्लोट नहीं होता है। विटामिन के कमी के कारण भी ब्लड क्लोट
नहीं होता है, रक्त की थक्का नहीं जमती है। व्हाइट प्लेग किसका नाम दिया गया है? तपेदिक नामक बीमारी को, ठीक है। और प्लेग बीमारी किससे होती है? तो जीवाणु से होती है ना। एक बार प्लेग महामारी इंडिया में फैला था, तो ये नहीं समझिएगा कि ये विषाणु से होता है, ये जीवाणु से होता है। थैलीसीमिया एक आनुवांशिक रोग है ना। कलर ब्लाइंडनेस भी एक आनुवांशिक रोग है। जब आपको जो है रेलवे में आओगे तो कलर ब्लाइंडनेस चेक किया जाता है। एक ऐसा कट टाइप से रहता है, आपको किताब बोलेगा इसमें क्या लिखा है, इधर सब डॉट डॉट रहेगा। ये थोड़ा सा गाढ़ा रहता है, दिखता रहता है। अगर आंख आपका ठीक है तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश किया तो जैसा कि दिख रहा है कि ये ई लिखा है बीच में, ठीक है। तो इस प्रकार से। इसके अलावा हैजा और टाइफाइड नामक बीमारी दूषित जल पीने से होती है। खास करके बाढ़ के समय ये बीमारी काफी भयावह रूप लेता है। पोलियो वायरस से होने वाली रोग है। इसके टीके का खोजकर्ता जोनास साल्क है ना। और एडवर्ड जेनर जो है वो चेचक के टीका का खोज किया था। और एडवर्ड जेनर को ही जो है प्रतिरक्षा विज्ञान का पिता या टीकाकरण का पिता भी कहा जाता है। इसके अलावा यूरोपा नामक नेचुरल उपग्रह किसका उपग्रह है ना। तो वो यूरोपा जो है ये आपका बृहस्पति का आपका सैटेलाइट है, नेचुरल वाली। मंगल के दो उपग्रह है, एक डिमोस है और दूसरा फोबोस है। जिसमें डिमोस जो है ये सौर मंडल की सबसे छोटी उपग्रह भी है, डिमोस अपने आप में, तो ये ध्यान रखेंगे। जबकि सौर मंडल में सबसे बड़ी उपग्रह जो है ये ज्ञानामीड है। और ज्ञानामीड किसका उपग्रह है दादा? तो ये जुपिटर का है, ठीक है भाई। इसके अलावा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा, है ना। चंद्रमा बिना उपग्रह वाला दो ग्रह बुध और शुक्र है। इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, लड्डू लड्डू है। इसके अलावा सबसे अधिक उपग्रह शनि के पास हो गया है। शनि ग्रहों के चारों ओर आपके रिंग पाए जाते हैं। बृहस्पति ग्रह अपने अक्ष पे सबसे तेज चक्कर लगाते हैं। बुध ग्रह का परिक्रमण काल सबसे कम है। यहाँ पे दो विरोधाभास है, सबसे तेज जब चक्कर लगाता है तो परिक्रमण काल इसका सबसे कम कैसे हो गया? मैंने आपको बताया है परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल क्या होता है। परिक्रमण काल मतलब पिताजी का परिक्रमा करना। जैसे गणेश जी जो है शंकर भगवान की परिक्रमा करे थे और कार्तिक भी किए थे, तो कार्तिक घूमने चले गए और वहीं माता पिता का कर लिया तो बोला हमारा परिक्रमा हो गया भाई, है ना। तो ये बुध जो है बड़ा चालाक है, अपने पिता का परिक्रमा तुरंत कर लेता है, नजदीक में बैठा है ना, 88 दिन में कर लेता है, तो इसे परिक्रमण काल कहते हैं, ठीक है। लेकिन परिभ्रमण काल क्या होता है? जो अपने ही एक्सिस पे रोटेट होता रहता है। तो सबसे ज्यादा एक चक्कर अपने एक्सिस पे कौन लगा लेता है? सबसे फास्ट तो बृहस्पति लगा लेता है, इसको 10 घंटा लगता है, ठीक है। तो परिभ्रमण और परिभ्रमण समझ गए। और नीचे क्या लिखा है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ब्रह्मांड टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए पिछला वीडियो देखिए। अभी 1-2-3 दिन पहले वाली कोई वीडियो है जिसमें मैं अच्छे से कवर कर दिया हूँ। लाल पीला हरा क्या होता है, निकस ओलंपिया पर्वत कहाँ है, सबसे ज्यादा सघनता किसकी है, सबसे दूर कौन है, सबसे नजदीक कौन है, ठंडा कौन है, झुका कौन है, हरा कौन है, लाल कौन है, पीला कौन है, चमकीला कौन है, ये सब बता दिया हूँ, है ना। जूडो के खेल में सीडो शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो जूडो के खेल में सीडो शब्द का प्रयोग जो है जब मामूली पेनल्टी लगाई जाती है तो सीडो शब्द का प्रयोग करा जाता है। जूडो खेल का जो उत्पन्न हुआ है ऐसा माना जाता है कि ये जापान से हुआ है और इसे जापानी मार्शल आर्ट कहा जाता है जूडो को, ठीक है। जूडो में कुछ और शब्द है जैसे डैन है। डैन का मतलब होता है काले कलर की बेल्ट की श्रेणी। मैता का मतलब होता है छोड़ देना। फुसेगी का मतलब होता है भागना। डोजो का मतलब होता है स्कूल, ठीक है। तो ये शब्द है, इनके अपने अपने मीनिंग है। जूडो खेल से आपके पिछले एग्जाम में पूछा गया था। क्यू का मतलब होता है छात्र, छात्र, छात्र की श्रेणी भी कहते हैं, छात्र भी होते हैं। इसके अलावा देखिए पेनल्टी स्ट्रोक जो शब्द है ये आपका हॉकी और फुटबॉल दोनों में इस्तेमाल होता है। पेनल्टी स्ट्रोक तब लगाया जाता है जब होता हुआ गोल को कोई जानबूझ के छेड़ के रोक दे, ठीक है। तो ऐसे में पेनल्टी स्ट्रोक ये मेजर पेनल्टी होती है आपका पेनल्टी स्ट्रोक, ठीक है। इसके अलावा हॉकी खेल की अवधि 60 मिनट। हॉकी काफी लोकप्रिय गेम है, हॉकी से आए दिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनिए। हॉकी खेल की अवधि 60 मिनट की होती, पहले 70 मिनट की होती थी। इस खेल में 11 खिलाड़ी होते हैं। इस खेल में मैदान की लंबाई 91.4 और चौड़ाई जो है 55 के करीब। मैंने बताया एग्जैक्ट नहीं है डाटा, ऐसे ही रहता है ना। लेकिन एक दिन मैं आपको दशमलव में भी बताया था, याद करके बताइएगा कितना बताया था इसको, है ना। थोड़ा सा तो मैंड पे प्रोसेस डालो, है ना। इस खेल में गोल पोस्ट की व्यास जो है 14.63 मीटर है। गोल पोस्ट की चौड़ाई 3.66 मीटर और क्रॉस बार की ऊंचाई 2.14 मीटर है ना। इसमें आपको फीफा की लंबाई, चौड़ाई और गोल पोस्ट से दूरी और आपका जो है एक पूछता है आपका वॉलीबॉल में नेट की ऊंचाई महिला और पुरुष में। तो ये 3-4 गो डाटा पूछता है आपको, ठीक है, ध्यान रखिए। इनके अलावा जो आपका हॉकी है, हॉकी की जो स्टिक है, स्टिक, तो स्टिक की
लंबाई जो है 105 सेंटीमीटर तक हो सकता है, एग्जैक्ट पैमाना नहीं लेकिन इतना तक हो सकता है। और हॉकी की बॉल की कलर जनरली सफेद रखी जाती है। हॉकी खेल में जो एम्पायर होता है ना, तो वो जो है आपको ग्रीन कार्ड अगर दिखाकर एक आधिकारिक चेतावनी देता है जब कोई मामूली गलती आप कर दिए होते हो, ठीक है। पीला कार्ड देगा तो फॉर्मली या अस्थायी रूप से निलंबन होगा, 5-10 मिनट के लिए आपको हटा सकता है। इसके अलावा अगर आपको लाल कार्ड दिखा दिया तो आपको पूर्ण रूप से मैदान से बाहर जाना होगा, ये बहुत बड़ा पेनल्टी है। इसके अलावा किस राज्य क्या लिखा है भाई, किस राज्य के विधानसभा में हाल में ही समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पास किया है। आर्टिकल 44 जो है ना हमारा समान नागरिक संहिता, तो इसके अगेंस्ट में प्रस्ताव पास किया है। ये हमारा राज्य केरल, जहां एगो अगेंस्ट में प्रस्ताव पास कर रहा है वहीं एगो राज्य जो है इसे लगा रहा है। तो लगाने वाला राज्य कौन सा है? यूके। ये ज्यादा पूछा जाएगा। इंडिया का पहला स्टेट जिन्होंने आर्टिकल 44 है ना अपने राज्य में लगाया, ये कौन है? उत्तराखंड राज्य। तो राइट आंसर उत्तराखंड। अब राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन थोड़ी पूछा, मैं फैक्ट बता रहा हूं दादा। तो 44। अब आप कहोगे गोवा में तो पहले से आर्टिकल 44 है, तो वो क्यों नहीं पहला है? तो गोवा में जो है जब हम गोवा को एडॉप्ट किए थे है ना, तब से लगा हुआ ही था इस प्रकार की व्यवस्था है ना। 1961 में हमने गोवा को लिया था पुर्तगालियों से है ना, और उसके बाद हम इसे क्या किए कि 1962 में इसे हम 12वां संविधान संशोधन के द्वारा एगो यूटी बना दिए, और बाद में हम इसे 56वां संविधान संशोधन के द्वारा 25वां राज्य बनाए थे इंडिया में। तो गोवा की कहानी लंबी है थोड़ा, ठीक है। तो गोवा में एक्टिव जो था ना, तो एज इट इज इसे रहने दिया गया, तो ये एक अमल कर लिया गया सिस्टम में, इसीलिए गोवा पहला न होकर उत्तराखंड पहला कहला रहा है, ठीक है। इसके अलावा भारतीय सिविल सेवा अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? 1861 में, ठीक है। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्नवालिस को, ठीक है। इसके अलावा भारत में पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना 1926 में मानी जाती है। पब्लिक सर्विस कमीशन में जो सदस्य हैं, यूपीएससी के सदस्य अध्यक्ष हैं, उसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, है ना। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 डलहौजी के समय सिर्फ बात विचार हुई है ना, बात विचार हुई है ना। और सौदा हुआ किसके काल में? कैनिंग के काल में, मतलब है ना कैनिंग के काल में यह अमल हुआ, और इस अधिनियम पे चर्चा किसके? डलहौजी के काल में ही हुआ था, है ना। इससे पहले सती प्रथा का अंत 1829 में विलियम बेंटिक ने करवाए थे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना 1861 में महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा, जो प्रार्थना समाज की स्थापना में भी अहम योगदान दिया। 1867 में आत्माराम पांडुरंग के साथ मिलकर बाल विवाह अधिनियम 1929 में, फिर बाल विवाह अधिनियम 2006 में लेटेस्ट 7 से प्रभावी है। इसके अलावा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, इंडियन आर्म्स एक्ट, ये दोनों 1878 में आया था आपका लीटन के समय, ठीक है। दहेज उन्मूलक विधेयक, ये आपका कब आया था भैया? 1961 में। विधेयक होगा, यहाँ विधायक नहीं विधेयक, ठीक। किसी भी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार की एप्लीकेशन का उदाहरण है? जो ओएस है ये किस प्रकार का एप्लीकेशन सिस्टम का उदाहरण है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लूडो खेल लीजिए, क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लूडो नहीं रहेगा तो आपका मोबाइल नहीं चलेगा, चलेगा ना, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं हुआ, ठीक है भाई। तो ये देहाती भाषा में समझने के लिए, बाद में क्या आप समझने के लिए किताबी लैंग्वेज में भी जा सकते हो। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, मनोरंजन सॉफ्टवेयर, शिक्षा सॉफ्टवेयर, सहायता सॉफ्टवेयर, यह सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ठीक है भाई। मनोरंजन सॉफ्टवेयर मैंने अभी कहा कि भाई लूडो वाली बात जो कहा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये चीज डायरेक्ट रूट वर्ड में लिखा है मनोरंजन, तो ये सब आपका जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लिनक्स, iOS, उबंटू, ETC, एंड्रॉयड भी लिख लीजिएगा, है ना, एंड्रॉयड भी आ जाएगा इसमें, एंड्रॉयड है ना, ये भी आ जाएगा। ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ठीक है भाई। इसके अलावा सिस्टम सॉफ्टवेयर उसे कहते हैं जो कंप्यूटर के हार्डवेयर की जो है सूचना लेके है ना उसे मैनेज करे, है ना, रिलेट करे, तो उसे जो है आप सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हो। सर्च इंजन भी पूछा जाता है। बिंग होता है, कम यूज करते हैं। गूगल बहुत ज्यादा यूज करते हैं। याहू, डक डक गो है, ये डक डक गो, ये सभी इंजन है, सर्च इंजन, है ना। इसके अलावा साहिबी, बेरच और दोहन नदियां, ये किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? तो ये अरावली पर्वत श्रेणी की नदियां है। कान खोल के और आंख खोल के और कान खोल के सुनिए, है ना, कि राजस्थान में कुछ नदियां हैं, क्योंकि आप जानते हैं राजस्थान में मरुस्थल है ना,
तो वहाँ की नदियाँ हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा पूछे गए। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, ये सहीबी, बेरच, दोहन, ये अरावली श्रेणी से निकलती है भाई। अरावली वर्तमान में किस प्रकार का पर्वत है? एक के बार अवशिष्ट नहीं हुआ था जब न कभी उसमें भी जान था, लेकिन वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत है। अरावली दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी मानी जाती है। इसका भी निर्माण यूरेशियन प्लेट के पूर्वी भारतीय प्लेट के टकराने से हुई है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो राजस्थान की अपने आप में सबसे ऊंची चोटी भी है। इसके अलावा ये कहाँ कहाँ से निकलती है? तो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में भी इसके क्षेत्र हैं। इनके अलावा राजस्थान में बहने वाली अन्य नदियों में जाखम और बनास, ये भी नदियां बहती है राजस्थान के अंदर। राजस्थान में उपलब्धता पानी के आधार पे जो है चंबल नदी भी है, ठीक है, लेकिन बनास नदी भी सेकेंड कह सकते हैं। इसके अलावा हिमालय श्रेणी से गंगा, सिंधु, सतलज, रावी, यमुना, ये सब कहाँ से निकलती है? हिमालयी नदी है। इसके अलावा पश्चिमी घाट से गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, हेमावती, घाट प्रभा, मालप्रभा, काबिनी, ये सब जो है कहां से निकलती है? वेस्टर्न रीजन से। पश्चिमी घाट को भारत में क्या कहते हैं? हॉट स्पॉट कहते हैं। सबसे ऊंची वाली पहाड़ी पश्चिमी घाट का अन्नामलाई कहां पे है? कार्डेमम हिल, कहां पे? केरला में। ये आपके पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, ये मिलन स्थल कल पूछा गया था, नीलगिरी, तमिलनाडु, ठीक है। आपको कल भी ये चीज मैं दिखाया था। यहाँ से काठियावाड़ी तट गुजरात है ना, इसके कोंकण तट गोवा के सहारे, केनरा तट, मालाबार तट केरला के सहारे, इसे उत्तरी सरकार भी कह देते हैं पूर्वी भाग को, इसे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो आपका है टोक उत्सव किस राज्य या फिर यूटी में मनाया जाता है? टोक उत्सव, देखिए टोक उत्सव जो है ये आपके लद्दाख में मनाएंगे। लद्दाख में मनाए जाने वाली अन्य प्रमुख त्योहारों में स्पुतनिक गस्तर त्योहार है, लोसार है, हेमिस है। देखिए आपसे पूछा गया था अभी कि हेमिस त्योहार किस मठ में मनाया जाता है? अब तो लद्दाख में बहुत सारे मठ है भाई, है ना, तो उसमें किस में मनाया जाता है? तो ये हेमिस मठ में भी मनाए जाते हैं, ठीक है। हेमिस त्योहार भी है, हेमिस मठ भी है, हेमिस नेशनल पार्क भी है, सभी लद्दाख में है, ठीक है। गलदान, नामचोट, साका दावा, एगो इसी जैसा नाम है सागा दावा, वो भी बौद्ध धर्म वाला। तो वो कहाँ पे? वो सागा दावा रहेगा तो सिक्किम में, और साका दावा रहेगा तो ऐसे ही एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये आपका लद्दाख में। बांगचोक महोत्सव ये भी आपके लद्दाख में होते हैं, ठीक है। इनके अलावा एक और है कि लोसार, जैसे अभी आपने देखा वैसे ही सिक्किम में लोसांग है, ठीक है, लोसांग। तो लोसांग रहेगा तो सिक्किम और लोसार रहेगा तो लद्दाख, और लोसार के लिए मैंने कहा हिमाचल प्रदेश भी होता है और अरुणाचल प्रदेश भी होता है। इंडिया की सबसे बड़ी नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क, ये आपके लद्दाख का विशेष आकर्षण है। और यहाँ का अपने इस नेशनल पार्क का अपना क्या आकर्षण है? स्नो लियोपर्ड्स, हिम तेंदुआ पाया जाता है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख त्योहारों में आएंगे तो ट्यूलिप, कंचौथ, करवा चौथ, पुष्कर महोत्सव, शिकारा महोत्सव, गुरेज महोत्सव, ये सब जम्मू कश्मीर में मनाए जाते हैं। कंचौथ महिलाओं का करवा चौथ जैसे है। पुष्कर मेला राजस्थान, लेकिन पुष्कर महोत्सव जम्मू कश्मीर में होता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज कब बने? 2019 में बने थे। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा साहब, लक्षद्वीप के प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल साहब अतिरिक्त प्रभार में और भी हैं इनके पास, लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा साहब, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ट्यूलिप गार्डन जो है जम्मू कश्मीर में, ये वो अपना जो है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम अटैच करवाया है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। करंट सेक्शन से क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा फूल पत्तियों की वैरायटी पाए गए है ना ट्यूलिप वाली। डेजर्ट ईगल सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच किया जाता है? तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच करी जाती है। भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति, भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार, भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण, सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच, मालाबार सैन्य अभ्यास जो है क्वाड देशों के बीच। कल हमने क्वाड देश का नाम पूछा था, बहुत बच्चे ने कमेंट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। इनके अलावा 1974 में रॉयल अल्बर्ट हॉल यूनाइटेड किंगडम में परफॉर्म करने वाली भारतीय महिला कौन थी? देखिए ये क्वेश्चन भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, दूसरे क्लास में ऑलरेडी इस क्वेश्चन को मैं पढ़ा चुका हूँ, इसलिए क्योंकि आप भी इनसे वंचित न रह जाओ, क्योंकि ऐसा मुझे दिख रहा है कि ये क्वेश्चन आ रहा है, रास्ता में आ रहा है, मुझे बुला रहा है, मैं आ रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। तो थोड़ा सा जो है इस पर आप देखो, आप भी देख लो, इसके लिए मैं इसमें भी रख लिया हूँ। तो ये मत कहना भाई वहां भी पढ़ा है, तो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, है ना, मैं बोल तो रहा हूँ, 2 क्वेश्चन वहां से कॉपी कर दिया हूँ, क्योंकि आपको दोनों मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं भाई, है ना। तो ये लता मंगेशकर। इसके अलावा
लता मंगेशकर को बहुमुखी गायिका में थी जिनका जन्म 1929 ऑस्कर अवार्ड के स्थापना वर्ष में और मृत्यु 2022 में हुआ था। लता मंगेशकर को क्वीन ऑफ मेलोडी कहा जाता है। लता मंगेशकर के नाम से लता मंगेशकर पुरस्कार मध्य प्रदेश की सरकार देती है ना। लता मंगेशकर को 1989 में दादा साहब फाल्के के पुरस्कार से नवाजा गया था। 2001 में भारत रत्न दिया गया आपका बिस्मिल्लाह खान के साथ साथ। 1853 में महारानी एलिजाबेथ के कोरोनेशन में कौन गई थी? कुमारी कमला। भरतनाट्यम वाली स्लॉट में बता दिया था मैंने। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली महिला अध्यक्ष आपका विजया लक्ष्मी पंडित, है ना। इनके अलावा रातापानी वन्य जीव अभयारण्य में से कौन सी नदी निकलती है? तो रातापानी वन्य जीव अभयारण्य के पास से जो नदी निकलती है ये है बेतवा। और बेतवा किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी है ना। चंबल, केन, बेतवा ये सब किसके है? यमुना के। ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पे कौन सा आपका जो है अभयारण्य या नेशनल पार्क होगा? तो लोखावा वन्य जीव अभयारण्य ब्रह्मपुत्र नदी के पास है। डुगोंग संरक्षण केंद्र ये कहाँ पे है? तो ये मन्नार की खाड़ी में है। डुगोंग मतलब समुद्री गाय को कहते हैं। गेंडा जैसा प्राणी होता है, घास फूस खा के जीवित रहते हैं। इसके अलावा भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कार्बेट नेशनल पार्क, अब इसका क्या नाम है? रामगंगा नेशनल पार्क। तो ये रामगंगा नदी भी इसी नेशनल पार्क से बीचों बीच प्रवाहित होती है। दुनिया का एकमात्र जल प्लावी यानी फ्लोटिंग पार्क जो है कैबुल लामजाओ, ये लोकटक झील में स्थित है और तीस्ता नदी के किनारे स्थित है। आज हमने अलग फॉर्मेट को ढूंढा है कि नेशनल पार्क किस नदी के किनारे है, क्योंकि आप जानते हैं कि जहां नेशनल पार्क होगा वहां नदी का रहना बहुत जरूरी है। नहीं तो जो जानवर है वो पानी के आप बिस्लेरी पी के रहेगा, समझ रहे हैं ना आप, है ना। तो भाई आने वाले दिन में एग्जामिनर की ये माइंड है कि इस हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा और पूछेगा जरूर। जो जो बताया वैसा क्वेश्चन तो पूछा ना। एक बार मैं बताया था ना दादा बंदरो जी कितनी बार आपका कांग्रेस का जो है ये कि यहाँ अध्यक्ष था, तो ऐसे भी क्वेश्चन एक बार एग्जामिनर पूछ लिए, तो यहाँ भी पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे। मैं ये भी बताया था कि पोंगल का अर्थ उबालने से होता है। इतनी छोटी सी बात एग्जाम में आपको पूछ लिया था भाई, है ना। तो ये तो पूछेगा ही पूछेगा भाई। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, ये तो आप सभी जानते हैं, ब्रह्मपुत्र पे है, ब्रह्मपुत्र में है, असम के अंदर है। और माजुली फेस्टिवल भी असम में होती है। औरंग नेशनल पार्क, पहले इसका नाम राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क, अब सिर्फ औरंग नेशनल पार्क। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम में, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, असम में है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अभी इसकी पूरी बात कर ली था कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी क्या होता है। सोमाशिला बांध किस राज्य में स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पगलाडिया बांध ये आपका असम में स्थित है। कडाना बांध ये आपके गुजरात में माही नदी पर स्थित है। माही नदी के बारे में कोई एक क्वेश्चन और आंसर लिख के भेजना, कोई सा भी, है ना, जो मैं पढ़ाया हूं, ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। तिपाई मुख बांध परियोजना भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। मैंथन बांध परियोजना बराकर नदी किसके सहायक नदी है बताइएगा? झारखंड में है ये मैंथन। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना भागीरथी नदी पे है, ये ना, भागीरथी और आपका अलकनंदा गंगा बनाद्य प्रयाग में। ओमकारेश्वर, सरदार सरोवर, इंदिरा बांध सागर, ये सभी के सभी जो है तीनों के तीनों कहाँ पे हो जाएंगे? नर्मदा पे हो जाएंगे। वैश्विक ऊर्जा सूचकांक में भारत का रैंक 2023 में तो ये 67वां है ना। विश्व शांति सूचकांक 2023 में जोखिम वाला होगा भाई, 67वां, है ना। वैश्विक ऊर्जा, हाँ, संक्रमण जोखिम वाला है भाई ये, ठीक है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, संक्रमण मतलब जोखिम, तो ये 67वां है। विश्व शांति सूचकांक 2023 में भारत का स्थान पीस वाला में 126, गुड गवर्नेंट इंडेक्स 2023 57, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 161वां, हैप्पीनेस वाला में 126वां, भूखमरी वाला में 111वां और नवाचार सूचकांक वाला में 40वां। तो ये सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एयर क्वालिटी में 8वां है हमारा इंडिया का एयर, है ना। जलवायु परिवर्तन में भी 8वां है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में हम 40वें स्थान पे है ना। इसके अलावा नेपाल हिमालय के अंतर्गत स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट, है ना, माउंट एवरेस्ट। इसके बाद मैंने आपको जो चीज मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ, ये चीज मैं पहले कई बार बता चुका हूँ, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये कर देता हूँ, सीधा मौखिक रूप से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप मन में याद भी कर सको अगर पहले देखे हो तो, ठीक है। देखिए हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। पंजाब हिमालय को हमने कहा, आप कश्मीर हिमालय भी कहो और हिमाचल हिमालय भी कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पंजाब हिमालय के बाद आता है कुमायूं हिमालय के बाद आता है नेपाल हिमालय के बाद आता है आपका असम हिमालय। सबसे अधिक ज्यादा मतलब लंबाई कवर करता है आपका नेपाल हिमालय, सबसे कम कवर करता है आपका जी कुमायूं हिमालय, ये लेस कम कवर करता है, ये अपर, सबसे ज्यादा जो है लेंथ नेपाल हिमालय के अधीन है। अब नदी में आएंगे तो सिंधु से सतलज के बीच पंजाब हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय या कश्मीर हिमालय, फिर हमारा सतलज से लेकर के जो है काली तक आ जाएंगे तो आपका कुमायूं, काली से तीस्ता तक आएंगे तो नेपाल, और तीस्ता से देहांग तक आएंगे तो हमारा असम हिमालय। तो जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है नेपाल हिमालय की सर्वोच्च चोटी, तो नाम से स्पष्ट है नेपाल में आपका माउंट
माउंट एवरेस्ट है जो दुनिया की भी सबसे ऊंची चोटी है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो आप बताते हो नंदा देवी। क्या बताते हो? नंदा देवी, ठीक है ना। और सबसे लास्ट वाला जो हिमालय है उसकी सबसे ऊंची चोटी तो आपका कंचनजंगा वगैरह हो जाएगा, ठीक है। ये सब ध्यान रखेंगे थोड़ा बहुत, बाद में कि हिमालय की बनावट से लेके और हाइट वाइट सब बता दिया हूँ। बनावट जो है ना, दो प्लेट के टकराने से हुई है, जिसमें एक इंडियन और एक यूरेशियन प्लेट है। तेथिज सागर हुआ करता था, ये दुनिया के सबसे नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। इसके अलावा हिमालय में जो हिमालय के ऊंचाई वाली स्थानों पे जो घास की मैदान पाए जाते हैं उसे बुग्याल कहते हैं, है ना। हिमालय का जो माउंट एवरेस्ट है वो भारत के महान सर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे रखा गया है। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली दुनिया की पहला आदमी 1953 में तेंजिंग नोर्गे और आपका नेपाल का एडमंड हिलेरी ने चढ़ा था। इसके अलावा जुंको तबे 1975 में प्रथम महिला बनी थी। भारत के लिए पहली बार चढ़ाई बछेंद्री पाल ने की थी महिला में। इसके अलावा भारत के लिए 2 बार संतोष जाधव चढ़ी है ना। और अभी जो है भारत के लिए 4 बार एवरेस्ट पे चढ़ने वाली अंशु बनी है, जो आपके अरुणाचल प्रदेश के हैं माउंट एवरेस्ट पे। तो ये सब ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, ये सब ध्यान रखेंगे। सविता कंसवाल को जो है 2023 के लिए आपका तेंजिंग नोर्गे अवार्ड मिला है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति साहब दिए हैं, जो उत्तराखंड के लुथरा गांव के रहने वाली है। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है, ठीक है भाई, नई दिल्ली में। अब खेलो इंडिया से थोड़ा सा मैं फिर से ये चीज जो लिखा है ना, मेरे देहाती भाषा में पढ़ोगे ज्यादा समझ में आएगा, वही चीज तो मैं लिखा भी हूँ, है ना। देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम में 3 मेजर फॉर्मेट और भी होते हैं, लेकिन 3 सबसे ज्यादा मेजर। एक तो खेलो इंडिया यूथ गेम, है ना, एक आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम और एक खेलो इंडिया शीतकालीन गेम। तो ये तीनों को बहुत ज्यादा पूछता है आपका एग्जामिनर। तो खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत 2018 में खेलो इंडिया स्कूल गेम के नाम से हुआ था। बाद में 2019 में इस स्कूल शब्द को हटा के फिर से यूथ रख दिया गया, है ना। और तब खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत 2018 में हुआ था दिल्ली में, ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की शुरुआत 2020 उड़ीसा में हुआ था। पहले के विजेता भी पंजाब यूनिवर्सिटी ही थे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 जो उड़ीसा में हुआ था, और अभी जो 2023 में हुआ था इसके विजेता भी पंजाब यूनिवर्सिटी है। शीतकालीन खेलो इंडिया गेम की शुरुआत 2020 में गुलबर्गा में हुआ था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण 2023 मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश के 8 शहरों में कराए गए, महाराष्ट्र इसके विजेता रहे, है ना। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की 3री संस्करण 2023 में यूपी में कराया गया, पंजाब यूनिवर्सिटी विजेता रहा। शीतकालीन खेलो इंडिया गेम 2023 तीनों बार वहीं गुलमर्गे में हुआ है, ठीक है। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर अस्मिता लीग कर दिया गया है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? SAI, है ना, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण। तो इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में है, स्थापना 1984 में हुआ था। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की मुख्यालय भी नई दिल्ली में है, इसकी स्थापना 1927 में हुआ था सर दोराबजी टाटा के द्वारा। वर्तमान अध्यक्ष PT उषा जो प्रथम महिला अध्यक्ष है भारतीय ओलंपिक संघ के। इसके अलावा BCCI की स्थापना 1928 में हुआ था, मुख्यालय बंबई में है, वर्तमान अध्यक्ष रोजर बिन्नी है। अटल पेंशन योजना में लाभार्थी की आयु कितनी होनी चाहिए? तो 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। अटल पेंशन योजना जो है ये वित्त मंत्रालय की पहल है, जो वित्त मंत्रालय की सिफारिश से पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। 2015 से स्टार्ट हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए जो है पेंशन आय के लिए जो मतलब इनकम सुरक्षा है ना, वो प्रोटेक्ट कराया, मतलब क्या बोलता है, प्रोवाइड कराया जाए, मतलब इनकम को जो है ना प्रोटेक्ट किया जाए, एक मतलब पेंशन के रूप में। इसका नाम है अटल पेंशन योजना। लेकिन 18 से 40 वर्ष है, लेकिन ये पक्का कब है? 60 वर्ष होने के बाद मिलेगा भाई पैसा, ऐसा नहीं, है ना। तो अटल पेंशन योजना को ही स्वावलंबन योजना कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इस योजना में भी लाभार्थी का उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। आज हम एज फैक्टर को देखेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें भी 2 लाख रुपए का रिस्क कवर होता है, 18 से 70 वर्ष इसमें एज है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2 लाख रुपया इसमें मिलता है, 1850 वर्ष उम्र है। सुकन्या समृद्धि योजना में आप अपनी बच्चियों की खाता कब तक खुला सकते हो? तो 0 से लेकर के 10 वर्ष तक, ठीक है भाई। इसके अलावा पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो ये आपका चेन्नई है, जो पूर्वी तट के सबसे पुराने बंदरगाह है इंडिया के। इनके अलावा भारत में सबसे गहरा लैंडलॉक्ड बंदरगाह कौन है? विशाखापत्तनम। और हाल फिलहाल में ही आंध्र प्रदेश के सरकार ने अपनी राजधानी जो अमरावती है उसको रिप्लेस करके विशाखापत्तनम ले जाने की मंशा जाहिर की है, ठीक है। भारत ने 2023 तक छोटे छोटे बंदरगाहों की संख्या कितनी हुई है? तो मोर देन 200, ठीक है। यहाँ पे कल एक बच्चा ने बंदरगाह का बहुत अच्छा टेलीग्राम में फोटो भेजा था, तो मैं आपके सामने यहाँ पे परोस रहा हूँ, आप देख लीजिए कि कौन कौन सा। देखिए जो हल्का चंपई कलर, काला कलर का दिख रहा है पीला टाइप से, वो मेजर पोर्ट है, और जो काला है वो माइनर पोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ
यहाँ पे जो मेजर पोर्ट है कहाँ कहाँ, ये है मार्मागोवा पोर्ट, ये गोवा में स्थित है और यहाँ से सबसे अधिक जो है लौह अयस्क का निर्यात होता है भारत से, ठीक है। इसके अलावा ये कहा है न्यू मंगलोर पोर्ट, बंगलोर में कोचिन पोर्ट, इसके अलावा यहाँ पे मुंबई पोर्ट, इसके अलावा ये सब काला काला वाला तो छोटे छोटे हो जाएगा, बड़ा बड़ा आपको देखना है, ठीक है। बड़ा बड़ा जो है, बड़ा बड़ा पे आपको गौर करना है, कांडला पोर्ट है ना, ये कांडला ज्वारीय बंदर का यहाँ पे है गुजरात के अंदर, ठीक है। इसके अलावा पूर्वी घाट की पोर्ट में आएंगे, ये पश्चिमी घाट का था, ये पूर्वी घाट इधर होता है भैया, पश्चिमी घाट इधर होता है, स्पष्ट है ना, पूरब इधर पश्चिमी इधर, पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब के सागर है ना। अरब सागर पे भी कई माइनर पोर्ट है और बंगाल की खाड़ी में भी कई माइनर पोर्ट है, ठीक है। तो इसके अलावा जो यहाँ पे है आप देखिए पारादीप, ये आपका मेजर में आ जाता है, पारादीप, कोलकाता मेजर में आता है, विशाखापत्तनम मेजर में आता है, इसके अलावा एन्नौर ये मेजर में है, चेन्नई मेजर में है। तो ये जो कृत्रिम बंदरगाह वाली बात थी तो ये वाली थी, ठीक है, ध्यान रखें। इसके अलावा जो आपका अगला है हमारा, ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से कब प्रस्तुत किया गया था, तो 1913 में। ओलंपिक जो रिंग है सबसे पहले 1913 में आती है। इसमें 5 गो छल्ला होता है जो अलग अलग रंग को प्रदर्शित करता है ना, नीला यूरोप को, पीला एशिया को, काला अफ्रीका को, हरा ऑस्ट्रेलिया को और लाल अमेरिका को। यहाँ से कई दफा जो है एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, ध्यान रखिएगा, जो है इग्नोर नहीं कीजिएगा। ओलंपिक में मसाल की प्रथा 1928 में हुआ था, 1928 में भारत को पहला गोल्ड मिला था आपका हॉकी में, जयपाल सिंह मुंडा की अगुवाई में। फिर जो आधुनिक आजकल आप मसाल देख रहे हैं ये 1936 में आधुनिक स्वरूप में आया और इसमें भी भारत को गोल्ड मिला हॉकी के अंदर, लेकिन इसमें कप्तानी मेजर ध्यानचंद कर रहा था। मैं देखिए कहीं से कहीं रिलेट कर दूंगा, आपको ध्यान रखना है, कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओलंपिक की शुरुआत 1896 से हुआ था, भारत 1900 से भाग ले रहा है। 220 टोक्यो ओलंपिक में भारत को 7 पदक मिला। आगामी ओलंपिक 2024 पेरिस में होगी, मैं चाहता हूं कि घंटा से पहले खत्म हो जाए भाई। आगामी शीतकालीन ओलंपिक 2026 इटली में होगी। ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत पदक केडी यादव 1952, मेजर राजवर्धन सिंह राठौर 2004 में पहला जो है रजत है ना, अभिनव बिंद्रा 2008 में पहला गोल्ड। इसके अलावा कोई महिला पहला पदक कर्नो मिलेश्वरी 2000 सिडनी ओलंपिक है ना, कांस्य पदक भारोत्तोलन में। 2 ओलंपिक में पदक विजेता पीवी सिंधु। तो ये थे आज के प्रैक्टिस सेट का वीडियो, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा है ना। साथ ही साथ पीडीएफ के बारे में जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से क्लिक करके पीडीएफ के बारे में सभी जानकारी ले सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।